नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास के साथ। हाँ। साल है 2026, जनवरी का महीना। एक तरफ भारतीय शेयर बाजार मतलब निफ्टी और सेंसेक्स रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। निफ्टी 26,000 के पार है। हर तरफ बस तेजी का ही माहौल है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है मानो पैसा बरस रहा हो। और ये तेजी सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेटल से लेकर बैंकिंग तक लगभग हर सेक्टर इस रैली का हिस्सा है। मतलब निवेशकों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा है। लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो काफी चौंकाने वाला है। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो देश की बड़ी ऊर्जा कंपनियों का हाल बताता है, वो अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर के पास कारोबार कर रहा है। ये तो वाकई में बहुत अजीब बात है। ये तो ऐसा हुआ कि पूरी बारात नाच रही है और दूल्हा ही मुंह फुलाकर बैठा हो। और भी गहरा लगता है। कैसे? देखिए, 2025 के अंत में ये इंडेक्स लगभग 37,000 के अपनी शिखर पर था। हाँ। और अब ये गिर के 33,000 के आसपास आ गया है। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है, खासकर तब जब पूरा बाजार हर दिन नई ऊंचाई छू रहा हो। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि जब पूरा बाजार रॉकेट बना हुआ है तो ये ऊर्जा सेक्टर क्यों हाफ रहा है? खासकर तब जब 2025 में इसी सेक्टर ने निवेशकों को डबल डिजिट में मतलब 10% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया था। तो आज हमारा मिशन है इस पहेली की परतें खोलना। हम समझेंगे कि 2025 की तेजी के पीछे क्या था और 2026 की शुरुआत में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस सेक्टर बाजार से ठीक उल्टी दिशा में चल पड़ा है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो यही विरोधाभास है। हाँ। आमतौर पर जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो ऊर्जा की मांग बढ़ती है। जाहिर सी बात है। और ऐसे में ऊर्जा सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बाजार की मजबूती के बावजूद एक पूरा सेक्टर दबाव में है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक कारण है। बिल्कुल, ये हमें साफ बताता है कि इस गिरावट के पीछे कुछ खास और सेक्टर से जुड़े कारण हैं जो सिर्फ बाजार के मूड से कहीं ज्यादा गहरे हैं। चलिए, तो फिर कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। साल 2025 में वो साल ऊर्जा सेक्टर के लिए बेहतरीन था। बहुत ही शानदार साल था। मुझे याद है मेरे कई दोस्त जिन्होंने पावर कंपनियों में निवेश किया था, वो हर हफ्ते बताते थे कि उनका पोर्टफोलियो कैसे रॉकेट बना हुआ है। हाँ, उस समय माहौल ही वैसा था। आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि रिटर्न डबल डिजिट में था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? उस समय इस तेजी के पीछे आप कह सकती हैं कि दो बड़े इंजन काम कर रहे थे। 2 इंजन? अच्छा। पहला और सबसे शक्तिशाली इंजन था रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा में आया जबरदस्त उछाल। मतलब सोलर और विंड एनर्जी। जी। भारत ने 2025 में रिकॉर्ड 50 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी। 50 गीगावाट? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत के इतिहास में एक साल में जोड़ी गई सबसे ज्यादा क्षमता थी। और इस क्षमता को जोड़ने में पैसा भी तो खूब लगा होगा। बिल्कुल, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश हुआ इसमें। बाप रे। और इसका सीधा फायदा अदानी ग्रीन और टाटा पावर जैसी कंपनियों को मिला, जिनके शेयर्स ने निवेशकों को खूब मुनाफा कमा कर दिया। तो एक इंजन तो हो गया क्लीन एनर्जी का, दूसरा क्या था? दूसरा इंजन था पारंपरिक ऊर्जा सेक्टर, मतलब कोयला और तेल वाला। हाँ, उस समय कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई थीं। इसका सीधा फायदा ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों को मिला। अच्छा, ये अपस्ट्रीम कंपनियां वो होती हैं जो जमीन से तेल और गैस निकालती हैं। बिल्कुल सही। तो जब क्रूड का भाव बढ़ता है तो इनका बेचा हुआ माल ज्यादा कीमत पर बिकता है, जिससे इनके मुनाफे में सीधी बढ़ोतरी होती है। मतलब 2025 में एक परफेक्ट स्टॉर्म था, लेकिन अच्छे महीनों में। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ क्लीन एनर्जी की लहर थी और दूसरी तरफ पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों को भी कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से फायदा हो रहा था। आपने एकदम सही समझा। और इस दोहरी तेजी को सहारा दे रही थीं सरकार की नीतियां। अच्छा, पॉलिसी सपोर्ट भी था। जी, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 2014 से अब तक इस सेक्टर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब नए प्लांट लगाने के लिए 10.79 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, तो एक तरफ मजबूत औद्योगिक मांग, दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी पर जोर और तीसरी तरफ सरकारी समर्थन, इन सब ने मिलकर इस सेक्टर को 2025 में नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। तो फिर 2025 के शानदार प्रदर्शन के बाद 2026 में अचानक पार्टी क्यों खत्म हो गई? मतलब 37,000 के शिखर से गिरकर 33,000 के पास क्यों आ गया ये इंडेक्स? देखिए, इस गिरावट के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं
और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम्म। पहला और सबसे तात्कालिक कारण तो वैश्विक बाजार से जुड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में आई अस्थिरता। 2026 की शुरुआत में हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई। लेकिन एक मिनट, तेल की कीमतें तो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। क्या ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां इस उतार चढ़ाव की आदी नहीं है? इसमें इस बार ऐसा क्या नया था? सवाल बहुत अच्छा है। उतार चढ़ाव तो हमेशा रहता है, लेकिन इस बार इसके साथ एक और चीज का डर जुड़ा हुआ था। वो क्या? विंडफॉल टैक्स का। इन कंपनियों पर हमेशा सरकार द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाए जाने का खतरा बना रहता है। ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। ये एक तरह का अप्रत्याशित लाभ कर है। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय कारणों से तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ जाती हैं, हाँ। और इन कंपनियों को बैठे बिठाए मोटा मुनाफा होता है, तो सरकार उस अतिरिक्त मुनाफे पर एक खास टैक्स लगा देती है। अच्छा, तो इससे निवेशकों में अनिश्चितता पैदा होती है। बिल्कुल, उनमें ये अनिश्चितता बनी रहती है कि कंपनी का बढ़ा हुआ मुनाफा उनकी जेब में आएगा या सरकार के पास चला जाएगा। यही अनिश्चितता शेयरों पर दबाव बनाती है। ठीक है, तो कच्चे तेल की कीमतों का खेल और उस पर टैक्स का साया, ये एक वजह समझ आती है। लेकिन जो दूसरी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी की सफलता ही अब एक समस्या बन रही है। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब और विरोधाभासी लगता है। ये कैसे हो सकता है? और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जो 2025 में वरदान था, वो 2026 में पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों के लिए एक चुनौती की तरह सामने आया। वो कैसे? हुआ ये कि जब सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ता है तो ग्रिड में बिजली की सप्लाई बढ़ जाती है, खासकर दिन के समय जब सूरज चमक रहा होता है। ठीक है, तो सप्लाई बढ़ गई। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत में 52 सालों में पहली बार कोयले और गैस से बनने वाली बिजली के उत्पादन में गिरावट देखी गई। एक मिनट, आप कह रही हैं कि 52 सालों में पहली बार? जी, 52 सालों में पहली बार। मतलब मेरे जन्म से भी पहले से ऐसा नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम में एक भूचाल जैसा है। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये क्लीन एनर्जी के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। चुनौती कैसे? इससे उनका प्लांट लोड फैक्टर यानी पीएलएफ कम हो जाता है। अब ये प्लांट लोड फैक्टर क्या है? ये भी एक टेक्निकल शब्द लग रहा है। इसे ऐसे समझिए कि आपने एक महंगी फैक्ट्री लगाई है जो 24 घंटे चलने के लिए बनी है। हाँ? लेकिन अब दिन के समय ग्रिड में सस्ती सौर ऊर्जा की बाढ़ आ जाती है, तो आपको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। अच्छा। आपकी महंगी मशीनें दिन भर बेकार खड़ी रहती हैं, लेकिन आपको उन पर लिए गए लोन की ईएमआई और मेंटेनेंस का खर्च तो देना ही पड़ता है। समझ गया। यही हाल इन पारंपरिक पावर प्लांट्स का हो रहा है। उनकी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे उनकी कमाई घट जाती है और लागत उतनी ही रहती है। वाह, ये फैक्ट्री वाला उदाहरण तो एकदम साफ कर देता है कि मामला कितना गंभीर है। तो एक तरफ बाहरी दबाव है कच्चे तेल का, और दूसरी तरफ अंदरूनी दबाव है रिन्यूएबल से मिल रहे टक्कर का। जी, लेकिन इसमें बाजार और निवेशकों की अपनी सोच का भी तो कोई रोल रहा होगा। निश्चित रूप से, और वो हमारा तीसरा बड़ा कारण है, बाजार की गतिशीलता और निवेशकों का व्यवहार, यानी प्रॉफिट टेकिंग। हाँ, 2025 की बड़ी तेजी के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, मुनाफा वसूली। जिन निवेशकों ने कम कीमत पर शेयर खरीदे थे, उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा सेक्टर का वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा हो गया था। वैल्यूएशन? यानी आप पीई रेशो की बात कर रहे हैं? जी, सेक्टर का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 2025 में 15.5 से ऊपर चला गया था। ये ज्यादा माना जाता है? हाँ, ये ऊंचे स्तर पर माना जाता है। जब ये नंबर ऐतिहासिक औसत से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि शेयर महंगा हो गया है। और तब निवेशक अपना पैसा कहीं और लगाते हैं। बिल्कुल, ऐसे में निवेशक अक्सर महंगे शेयरों से पैसा निकालकर उन सेक्टर्स में लगाते हैं जहां उन्हें बेहतर वैल्यू या सस्ते शेयर दिखते हैं। और विदेशी निवेशकों यानी एफआईएस की भूमिका भी तो रही होगी इसमें। आपने सही पकड़ा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी ऊर्जा सेक्टर में बिकवाली की, और जब ये बड़े खिलाड़ी, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, किसी सेक्टर से बाहर निकलते हैं, तो छोटे निवेशकों में घबराहट फैल जाती है। हाँ, इसका असर ये हुआ कि कई पावर स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी गई। उदाहरण के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे कुछ शेयरों में 8% से लेकर 5.5% तक की गिरावट आई। तो इस पूरी तस्वीर का क्या मतलब निकाला जाए? बाहरी और अंदरूनी दबाव, महंगे वैल्यूएशंस
मुनाफा वसूली, इसे देखकर तो लगता है कि ऊर्जा सेक्टर में निवेश अब बहुत जोखिम भरा है, या फिर ये गिरावट एक मौका है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि भारतीय ऊर्जा सेक्टर एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसे एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। यानी पारंपरिक ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर का सफर। जी, और जब भी कोई सेक्टर इतने बड़े बदलाव से गुजरता है तो उसमें उतार चढ़ाव और चुनौतियां आना स्वाभाविक है। लेकिन भारत की ऊर्जा की जरूरतें तो बढ़नी वाली हैं, कम तो नहीं होंगी। तो भविष्य की संभावनाएं भी तो यही होनी चाहिए। बिल्कुल, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार जारी रहेगा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्र विकास के बड़े अवसर पैदा करेंगे। हाँ, ये ग्रीन हाइड्रोजन शब्द हम बहुत सुन रहे हैं आजकल। क्या ये वाकई में गेम चेंजर है या अभी सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत बड़ी है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसे जलाया जाता है तो सिर्फ पानी निकलता है, कोई प्रदूषण नहीं। रिलायंस और अडानी जैसे बड़े ग्रुप्स इसमें अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। तो इसमें चुनौती क्या है? चुनौती है इसे बनाने की लागत, जो अभी ज्यादा है। लेकिन अगर भारत इसमें कामयाब हो गया तो ये ना सिर्फ हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि हमें एक बड़ा ऊर्जा निर्यातक भी बना सकता है। तो मौजूदा हालात में एक निवेशक को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं जिन पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। पहली, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता। अगर कीमतें एक सीमित दायरे में रहती हैं तो ये ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिए सकारात्मक होगा। और दूसरी, आने वाले बजट में ऊर्जा सेक्टर को लेकर सरकारी नीतियां क्या रहती हैं? सरकार क्लीन एनर्जी को और प्रोत्साहन देती है या पारंपरिक ऊर्जा को समर्थन देती है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और बाजार के तकनीकी पहलुओं के बारे में क्या? आपने एफएनओ एक्सपायरी का जिक्र किया था, उससे क्यों सावधान रहना चाहिए? तीसरा बिंदु वही है, एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हर महीने के आखिरी गुरुवार को ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं। अच्छा। इस समय के आसपास बाजार में बहुत ज्यादा अस्थिरता होती है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। इससे शेयरों में अचानक बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो फिर ऐसे अस्थिर माहौल में रणनीति क्या होनी चाहिए? इस माहौल में रिलायंस और एनटीपीसी जैसी बड़ी और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। क्योंकि इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है। रिलायंस तेल से लेकर रिटेल और टेलीकॉम तक फैला है, और एनटीपीसी पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ रिन्यूएबल में भी बड़ा निवेश कर रही है। तो समझदार निवेशकों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों में गिरावट पर खरीदारी, जिसे बाय ऑन डिप्स कहते हैं, एक अच्छी रणनीति हो सकती है। लेकिन उन शेयरों से बचना चाहिए जो ओवर ओन है, यानी जिनमें पहले ही बहुत ज्यादा निवेशकों ने पैसा लगा रखा है। तो आज के इस चर्चा का सार ये है कि भारतीय ऊर्जा सेक्टर की मौजूदा गिरावट कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2025 की जबरदस्त तेजी के बाद एक जरूरी करेक्शन है। ये भारत के क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने का एक साइड इफेक्ट है। और यह वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव और निवेशकों की बदलती सोच का भी एक प्रतिबिंब है। यह गिरावट हमें याद दिलाती है कि शेयर बाजार में, खासकर ऊर्जा जैसे सेक्टर में, बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। सही कहा। जो आज विकास का इंजन है वो कल चुनौती बन सकता है, और नई तकनीकें आज की चुनौतियों का कल समाधान बन सकती हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक स्रोतों से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ेगा, क्या ऊर्जा शेयरों में इस तरह का तेजी और मंदी का चक्र एक नया नॉर्मल बन जाएगा? और यह देश के पुराने ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नई हरित महत्वाकांक्षाओं के साथ संतुलित करने की बड़ी चुनौती के बारे में क्या बताता है?